तो इसके अलग से कुछ सिम्टम्स होते हैं सर टीवी के? टीबी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम एक तो वीकनेस आती है। हाँ, फिर देन वेट लॉस और कॉफ, फीवर। सर बहुत सारे लोग हैं ये बोलते हैं कि यार एक बार एलोपैथिक चालू कर लिया, वो इसलिए भी नहीं करना चाहते या बीच में बंद कर देते कि फिर ये पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी। इसका बड़ा सिंपल आंसर है कि जैसे आज गाड़ी आप चलाते हैं उसमें पेट्रोल तो डेली डालना पड़ता है, ऐसे ही बॉडी में जो चीज़ों की कमी है उनको रिप्लेस तो करना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई रिमेम्बर मेरे पास कुछ पेशेंट हैं 40-50 साल से आ रहे हैं, मैं मना भी करता हूँ क्यों आते हो, वहीं गांव में ट्रीट करा लो, पर दे आर कमिंग हियर। और उनको मैं कहता हूँ जब रोटी खाना बंद होगा इलाज बंद हो जाएगा। पर आप रोटी भी अच्छे से खा रहे हैं तो दवाई भी अच्छे से खा लीजिए, 2 गोली खाना है। एक गुलाब जामुन तो रोज़ खा लेते हैं, उन्हें गोली खाने में क्या तकलीफ। नमस्कार दोस्तों, दी KST शो में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अशोक वाजपेयी। सर आपका स्वागत है। सर आज बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलने वाली हैं बिकॉज इतना बड़ा एक्सपीरियंस सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आपका क्वालिफिकेशन कहाँ से हुआ था, आपने कब अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और आप कैसे इस फील्ड में आए सर? बेसिकली आई एम एक्सीडेंटली डॉक्टर। अच्छा। You know, that time I'm talking of 63, 64. My elder brother became engineer. So my father told me that you become doctor. Okay. I was very good in mathematics, but I joined because I never say no to anybody. Okay. So I joined medical in 68, passed MBBS from Indore Medical College in 73, did diploma in pulmonary medicine, and later on did MD medicine. I joined as a registrar here in medical college, then became assistant professor, associate professor, dean, and then I took voluntary retirement in 2010 and joined Arvindo for 4 years. Meanwhile, we started Rashtriya Hospital and then affiliation with Apollo. We have developed advanced cardiac, neuro, pulmonary, everything. We are performing all type of advanced surgery, cardiac surgery, neurology, joint replacement, and gastric surgery. Everything we are doing. So we started with 100 bedded. This year we have added more 100 bedded, and next year we add 100 bedded for cancer specialty because pulmonary medicine में cancer is very important. तो उसको भी हम ऐड करने वाले। So एक यात्रा है जो चलती जा रही है, हर्डल्स आते हैं और उनको पार करके आगे बढ़ते रहते हैं। आई वॉज बेसिकली ये टीचिंग जॉब था मेरा। अच्छा। सो आई एंजॉय टीचिंग स्टूडेंट्स। पहले आप टीचिंग में थे सर? या फॉर 34 years I was in teaching. ओके। I retired in 2010, but even then I joined Arvindo Hospital for 4 years. So after 2016, I stopped teaching and continued here. तो ये बाई चॉइस नहीं था डॉक्टर बनना? हाँ, but anything I was given, I have done nicely. When I passed MD that time, I think medicine was limited to only cardiology. सही है। We had in medical college 4 wards, and all patients were treated by cardiologists. Then I struggled for that, and we started 30-bedded non-cardiac ICU. And since then, this thing has happened, and now we have got 60-bedded ICU, out of which 40 are non-cardiac in Apollo itself. And then we started diploma in MD medicine chest here, and now there are so many students who have been trained in pulmonary medicine. सर इफ यू डोंट माइंड, आपका एज क्या है अभी? I am 76 running now. एंड यू आर फुली एक्टिव? Yeah, I'm working. My renal transplant has been done 4 years back. Oh. But I'm working, but I work only in outdoor. IPD, these people look after my juniors and I guide them. अभी भी आप बैठते हैं सर? आपसे अगर मिलना हो तो किसी को कहाँ Daily मिलते हैं? from 11 to 3 I am available in Apollo Rashtriya. अपोलो राजश्री में बैठते हैं? Unit 2. सर अब आते हैं इस पे जो चेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो एक साधारण सा एक लोग अब ये सोचने लगे कोविड के बाद कि अचानक से चेस्ट से रिलेटेड चीज़ें जो फेफड़े हैं
उनसे संबंधित बीमारियां अचानक बढ़ने लगी है। कई बार लोगों को सांस फूलने लगी है, और कई बार तो सर पता ही नहीं चलता कि उसको सच में चेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या कुछ और हो रहा है उसको। इसको आप कैसे देखते हैं सर, कोविड के बाद कितना इम्पैक्ट रहा है? Usually, chest diseases are infectious disease, one. ओके। And then second, most important is allergic. एलर्जी। हाँ, and third is cancerous. ओके। So, डिफ्रेंशिएशन बहुत इजी रहता है इसमें। इफ यंग एज में ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, सो वी शुड थिंक ऑफ कि आइदर इन्फेक्शन है और एलर्जी। फॉर इन्फेक्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रॉम वेयर दिस फेलो हैज गॉट इन्फेक्शंस। जैसे फर्स्ट टाइम the flu came in Spain 2018, and that thousands of people died there, because then they have to stop all trains, theaters. But even then, because transmission was very easy and people had no immunity that time, no vaccine was available, so mortality was very high in 1918. Then second episode came with H1N1 swine flu. 2008. That time I was dean here, and we managed this swine flu episode. Mortality was very high. So many people died. Again, all these are virus. They mutate. They change their shape, and the severity of the chance of infection is varying. This year, swine flu has come. But it is very mild. We have hardly lost any patient this time. So when a young person moving in a community and there are more than one person is involved, then we can say it is infectious. अच्छा, अगर उनके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम था तो अपन उससे सोचेंगे एलर्जिक है। सब देख के किसी के मामा जी हैं, नाना है, ब्रदर है, उसको भी वही तकलीफ है और बार बार हो रही है, तो वो एलर्जी है। इन्फेक्शन बार बार नहीं होते हैं। ओके। इन्फेक्शन एक बार होगा, उसमें इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा और ठीक हो जाएगा, देन इम्प्रूव होगा, तो उस वायरस से उसको दोबारा चांस कम है। जैसे इस बार मैं आपको बताऊं कि डेंगू से डेथ्स कम हो रही है। अदरवाइज पास्ट में काफ़ी डेथ्स होती थी। हमारे इवन रजिस्ट्रार्स एक दो थे जो एमडी कर रहे थे, दे डाइड बिकॉज ऑफ प्लेटलेट कम हुए। नाउ दिस ईयर mortality is hardly any 0.01%, you can say. तो इम्प्रूव हुआ है सर? या इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हुआ या वायरस वीक हुआ, देयर आर टू। पता नहीं क्या, दो में से कुछ एक। रिसर्च इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस कंट्री, आई थिंक। इफ यू डू रिसर्च, द मीडिया क्रिएट्स प्रॉब्लम। ओके। यू नो, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम। अब उस टाइम हम लोग किए थे 2000 में, तो अभी तक चल रहा है। क्या रिसर्च किया था सर आपने? हम लोगों ने यही किया था, लेजर इन ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा में काम किया था। तो पेपर में आता है बड़ा भारी शेर के लोगों को मार रहे हैं। तो ये इसलिए इट इज़ डिफिकल्ट इन दिस कंट्री, यू कांट फॉलो द प्रोटोकॉल। ये जो मेरे को लगता है कि इन्फेक्शंस कम्युनिटी में होते हैं। ओके। जैसे दिस ईयर होल टाउन हैज डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, H1N1, everybody has this. So, but asthma will not occur like this. It will occur in individual with a family history of allergy. And then if you think of cancer lung, it will occur in elderly population who is a smoker. That is very important. अब अस्थमा में भी सर जो टूल अवेलेबल हैं जो यूज़ करते हैं, उससे भी आई थिंक बहुत सारे लोगों को सही से यूज़ करना ही नहीं आता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मेरे पास 70% पेशेंट है जिनको यूज़ करना नहीं आता है, और वो कई एक आध दो पेशेंट तो ऐसे करके रूम में ही स्प्रे कर लेते थे। अच्छा। और एक दिन में ख़त्म हो जाता था। इनहेलर बोलते थे, रिस्पांस नहीं आ रहा, इनहेलर यूज़ करना ही नहीं आता। हाँ, तो फिर धीरे धीरे मैं ट्रीट तो करता हूँ, पर माई मेन एम इज़ टू ट्रेन पीपल हाउ टू टेक इनहेलर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर अभी बता सकते हैं यहाँ अभी पे? यस, हम लोग लाए भी हैं इनहेलर। ऐसा डॉक्टर रिजवान है, वो आपको बताएंगे कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, डॉक्टर रिजवान है जो ये बताएंगे कि कैसे इनहेलर यूज़ करते हैं। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे अस्थमा के ट्रीटमेंट पर, और पुराने समय में जो दवाइयाँ आती थी वो मुंह से खाई जाती थी और उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे और कंप्लायंस पुअर था। पर पिछले 15 से 20 सालों में कुछ, चूँकि अस्थमा डिजीज़ फेफड़ों की है, तो ऐसी दवाइयाँ हैं जो डायरेक्ट फेफड़ों में डिलीवर होती हैं और इनका डोज भी कम रहता है और
इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है। और पर यह देखा गया है कि ये थेरेपी ज़्यादातर लोग प्रॉपर ले नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अस्थमा के इन्हेलर किस प्रकार से लिए जाते हैं, डॉक्टर रिजवान आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। जैसे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस रखी हैं, तो एक डिवाइस का मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि किस तरीके से लिया जाता है। इसको हम बोलते हैं रोटा कैप। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लिया जाएगा। ये एक डिवाइस होती है, इसको इस तरीके से ओपन होता है, ये इस तरीके का ओपन हुआ है, दिख रहा हूँ आपको। यहाँ पर कैप्सूल एक फिट हो जाता है, कैप्सूल भी करके आपको बताते हैं। अच्छा, ये कैप्सूल लेने लगा। हाँ, एक कैप्सूल इसमें ऐसा फिट हो जाता है इस तरीके का। इस डिवाइस को ऐसा बंद कर दे आप, और इसे 3-4 बार इसको ऐसा दबा दें। फिर इसको आप बिल्कुल आपके पास लेके आए, और पहले जो आपकी ब्रीथिंग है वो आउट करें। इस तरीके की एक तरीके की ये डिवाइस, एक तरीका जिस तरीके से लेते हैं उस तरीके की है। आप इसको दोबारा चेक भी कर सकते हैं, आपको फील हो कि इसमें कुछ पाउडर्स बचा है, मेडिसिन बची है, तो इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक, इसको रोटा कैप बोलते हैं हम लोग। रोटा कैप। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। इसको इन्हेलर बोलते हैं, ट्रांसहेलर कुछ बोलते हैं, कुछ इन्हेलर बोलते हैं, कुछ मीटर डोज बोलते हैं, अलग अलग नाम से आती है। इसको लेने का तरीका इससे थोड़ा अलग होता है। इस टाइप की डिवाइस होती है, इसको हम ऐसे करके बाहर करें, आप इसको ऐसा पकड़े और इसको शेक करें पहले, फिर आपके मुंह के पास लेके आए, होल्ड करना है। 8 से 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं आप इसको। ये 2 टाइप का हो गया। एक और एक अच्छी डिवाइस आई है, जिससे कि आपको, जिन लोगों को प्रॉपर तरीके से लेने में दिक्कत आती है, जो ब्रीथ होल्ड नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए एक डिवाइस है जिसको हम स्पेसर बोलते हैं। अलग अलग टाइप के नाम से भी इसको यूज़ किया जाता है, बट बेसिक डिवाइस को स्पेसर बोलते हैं। इस तरीके की ये डिवाइस होती है, इसको आप खोल भी सकते हैं लाइक दिस, इस तरीके की, और इसको ऐसा भी रख सकते हैं। इस डिवाइस का यहाँ पर एक छोटा सा वो रहता है, इसको स्पेसर बोलते हैं, ऐसा फिट हो जाता है ये। इसको 2-3 बार ऐसा शेक करें, फिर ये माउथ पीस है, इसको मुंह में रखें, इस तरीके से। फिर आप इसको दोबारा आप निकाल सकते हैं इसको, और इसको प्रॉपर तरीके से इसमें फिट करें, और इसको आप प्रॉपर केयर रखें। एक कोई प्रॉपर बैग हो जो अच्छे से पैक होना चाहिए। तो सर, अभी हमने देखा डॉक्टर रिजवान से कि किस तरह से इनहेलर यूज़ करने हैं, अब जो अस्थमा में चीज़ें होती हैं सही से यूज़ क्यों करने। तो सर, कोविड के बाद लंग्स पे कितना इम्पैक्ट है ओवरऑल? उसमें बहुत सारे लोगों को फाइब्रोसिस हुआ है है। और उनको सांस की दिक्कत रहती है। और इसमें क्या होता है, लंग श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ओके। और उसमें बार बार इन्फेक्शन होते हैं, तो रिस्पॉन्स टू थेरेपी इज पुअर। और उसमें फिर आपको ऑक्सीजन सप्लाई होगा। लंग का बेसिक काम है बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो अगर जब आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करते हो तो सांस की गति बढ़ती है। इवन देन इफ़ यू आर नॉट एबल टू मैनेज, नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको ऑक्सीजन वगैरह देना पड़ती है। सो दैट इज़ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो कोविड में हुआ है, पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस जिसको हम बोलते हैं, कोविड के बाद का लंग को सिकुड़ना, ये बहुत लोगों में हुआ है। पर 90% पेशेंट हु केम समय से आ गए, वो ठीक हो गए।
ठीक हो गए और अब उनको पोस्ट कोविड भी कोई कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। साइकोलॉजिकल ज़्यादा है, साइक्लो होता कुछ नहीं। हम काफ़ी टेस्ट करते हैं, वी फाइंड ओके। या सम पीपल हैव अस्थमा एंड डेवलप कोविड, तो अब वो आ रहा है तो उसको अस्थमा के कारण आ रहा है और साइकोलॉजिकली उसको लगता है कि कोविड है। या कोई स्मोकर है, उसको कफ वगैरह है, कोविड हो चुका है, पर अब उसको लग रहा है कि ये कफ कोविड के कारण है। सर स्मोकिंग कितना इम्पैक्ट करती है लंग्स को? एक तो होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव, तो ये स्मोकिंग का कितना लंग्स पे इम्पैक्ट होता है? मैं अगर सिगरेट पीता हूँ तो मुझे तो करेगी, लेकिन मेरा फ्रेंड पीता है या जिसके साथ में बैठता हूँ। ऐसी में अगर फैमिली के में ही लोग स्मोकिंग करते हैं घर में बैठ के, उसमें चांस ज़्यादा है, बिकॉज ओपन में कोई स्मोकिंग कर रहा है तो इतना अफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, इतना नहीं होता। हाँ, पर फैमिली मेम्बर अगर करते हैं और चेन स्मोकर है तो उसमें कार्सिनोमा का, कैंसर का इंसिडेंस स्लाइटली ज़्यादा है। पर आई हैव नॉट सीन एनी पेशेंट ऑफ फैमिली मेम्बर डेवलपिंग कैंसर इन इंडिया, बट इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एंड इट इज़ गुड कि अपन उन लोगों को रोकें कि परिवार में कैंसर हो जाएगा, सही है। भले नहीं हो तो भी रोकना चाहिए, कम से कम अस्थमा तो हो ही सकता है। बाकी जो डायरेक्ट स्मोकिंग ही कर रहा है, हाँ, सबसे बड़ी बात ये आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं 10 साल से स्मोकिंग कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ये स्मोकिंग इज ए स्लो पॉइजन ओके। और आपको पता ही नहीं है कि जैसे कुएं में मेंढक नहीं रहता, उसको पता नहीं दुनिया का क्या हो रहा है। हाँ। तो हेल्थ में जो लंग की प्रॉब्लम है, आपका लंग की कैपेसिटी 3 लीटर से है और जब तक 300 नहीं आ जाएगी आपको सांस में दिक्कत नहीं होगी। ओके। और स्मोकिंग करने वाले की एज बढ़ती जाती है, 30 में चालू किया, 40, 50, 60, तो सोचता है ये तो सबको ही सांस चलता होगा, तो ही नेवर एक्सेप्ट्स। बट जब हम उसके लंग की कैपेसिटी देखते हैं तो 300, 400, 500 तक आ जाती है और उनको फिर ऑक्सीजन देना पड़ता है। दे आर बेड रिडन रियली। आई थिंक इफ यू लुक, आवर हॉस्पिटल हैज़ मोर स्मोकर्स, मोर पेशेंट्स ऑफ अल्कोहल, मोर पेशेंट्स ऑफ ट्रॉमा। सो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजीजेस इंडिया में अभी भी ज़्यादा है। ट्रॉमा के केसेस आ रहे हैं, स्मोकर्स आ रहे हैं, अल्कोहलिक आ रहे हैं। ये 75% ऑक्यूपेंसी इन्हीं से है। तो जो स्मोकिंग करते और ये सोचते हैं कि मुझे तो अभी कुछ नहीं हो रहा, कुछ 5 नहीं है, साल 10 साल, वो टेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं। बट अगर टेस्ट करें तो निकल के आएगा। निकल आएगा, बिल्कुल आएगा। बट उनको कुछ ऐसी समझ नहीं आता है, दे ऑल आर समझ वेरी नहीं, नॉर्मल। देखिए आज 50 साल का आदमी है, दौड़ता तो है नहीं, प्लस हर घर में लिफ्ट है तो लिफ्ट से जाता है, कहीं भी जा रहा है, तो 50 साल के बाद ये प्रॉब्लम चालू होने लगता है। सर कोई सिम्टम्स होते हैं कि लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है? कॉमन कफ बहुत होता है, लो रिकरेंट कफ, दैट इज मतलब सिम्टम्स उसका एक ही कफ कफ होता है और फिर धीरे धीरे सांस चलने लगता है, सांस चलने लगता है? ब्रीदिंग, मतलब जैसे चलने करने में या सीढ़ी चढ़ने में सांस में दिक्कत होती है। मतलब अगर मैं 2 फ्लोर जा रहा हूँ मुझे भी सांस में दिक्कत, हाँ, और अगर हाफता आप तो है, बट हाँ, अगर आप नॉन स्मोकर हैं तो यू शुड थिंक कि अस्थमा तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉजेस। व्हेन वी टीच ब्रीदिंग को कैसे एनालाइज करें तो एक कोन के माफिक रहता है। अच्छा। आप 10 चीज सोचते हो, उसमें एक एक रूल आउट करके एक बीमारी पिक करते हैं। जैसे सांस की तकलीफ खून की कमी से हो सकती है, ब्लड प्रेशर से हो सकती है, हार्ट से हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम से होती है, फिर लीवर के कारण होती है, जब लीवर फेल होता है बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो कई कारणों से सांस होता है। पर इफ समबडी इज स्मोकर तो वी हैव टू थिंक ही हैज गॉट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। इसमें क्या होता है कि सांस की नली सिकुड़ जाती है स्मोकिंग से, या कार्बन सब डिपॉजिट हो जाता है। और उसके सिम्टम्स यही है कि मुझे सांस तेज चलेगी और गले में दिक्कत होगी। ठीक है, और रिकरेंट सोर थ्रोट होता है, गला बार बार खराब होता है। सिम्टम्स लंग्स से रिलेटेड ही है। बाद में दूसरे सिम्टम्स होंगे इनको। क्या होंगे सर? और आगे स्मोकर्स में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है हार्ट डिजीज, पैरालिसिस। अच्छा, ये लंग से रिलेटेड है? स्मोकिंग कॉजिंग लंग एज वेल एज एंटायर बॉडी को इम्पैक्ट करता है। एक तो एयरवे, क्योंकि स्मोकिंग कॉजेज सिस्टमिक डिजीज आल्सो, सो उसमें ब्रेन में पैरालिसिस के चांस है, हार्ट डिजीज इज वेरी कॉमन, लंग कैंसर इज कॉमन। देन पैरों में तकलीफ हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, उसको एक बर्जर डिजीज बोलते हैं हम लोग। तो ये स्मोकिंग से होता है। तो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टीच कि स्मोकिंग है तो लंग मत देखिए,
सी द होल बॉडी। हम्म। मतलब उसको शायद ब्रोंकाइटिस नहीं हो पर उसको हार्ट डिजीज हो रही होगी। तो सर ये कैसे पता चलता है कि ये हार्ट डिसीज है या लंग्स डिसीज है? इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप पेशेंट देखते हैं उसको देखिए ब्लड प्रेशर कितना है, फिर उसको हार्ट के साइज क्या है, और फिर इन लोगों में हम ट्रेडमिल करके देखते हैं, इको करके देखते हैं। अगर स्मोकिंग से है तो राइट साइड हार्ट इन्वॉल्व होगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और अगर हार्ट की डिजीज हो रही है, ब्लड प्रेशर है, तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व होगा। और इकोकार्डियोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रेडमिल, दीज टू टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट विच विल डिसाइड वेदर द पर्सन, और लंग फंक्शन। ये 3 टेस्ट अगर आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये स्मोकिंग के कारण हार्ट इन्वॉल्व है या लंग है। एक्सरे चेस्ट से कोई बेनिफिट होता नहीं है। अच्छा, नहीं यही एक कंफ्यूजन है लोगों में कि एक्सरे करा लेते हैं, नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ। एक्सरे नॉर्मल इसलिए आएगा कि एक्सरे शोज द एयर इन द लंग, और जब स्मोकिंग करते हैं तो एयर बढ़ जाती है लंग में, तो ब्लैक दिखता है, तो रेडियोलॉजिस्ट से रेडी, और आप भी खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें एक और चीज जाननी थी सर कि ये कैसे पता चलता है कि मुझे हार्ट अटैक है या चेस्ट का नॉर्मल पेन है? ये बड़ी उसमें important चीज़। नहीं, नॉर्मल चेस्ट पेन कभी नहीं मानना चाहिए। अच्छा, नॉर्मल होता ही नहीं कुछ? हाँ, कुछ ना कुछ कारण तो होगा उसको, ही शुड हैव सम प्रॉब्लम। सो एक तो एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस एज में थोड़ा सीरियस होने की यू हैव जरूरत टू बी नाउ, यंग एज में होने लगा है, 30-40 से ही केयरफुल हो जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपको ये देखना है कि कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, आपके फैमिली में किसी को हार्ट प्रॉब्लम था, फिर आपकी सेडेंटरी हैबिट तो नहीं है, यू आर ईटिंग मोर कोलेस्ट्रॉल वगैरह, घी तेल ज़्यादा तो नहीं खाते हैं, प्लस स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, अल्कोहल तो नहीं लेते हैं। ये 5-6 फैक्टर है जो विच अफेक्ट्स द लंग एंड हार्ट बोथ, बट मोर प्रिडोमिनेटली अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, तो हार्ट डिजीज़ होने के चांस ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर है, तो ऐसा कुछ दर्द होता है जैसे एग्जांपल इसमें दर्द का ये लोग है बोलते कि हैं इस तरफ दर्द हो रहा है, बाएं हाथ में दर्द हो अभी रहा है, यही एक मैं आपको तो अभी ये का तो मिथ किस्सा, है या क्या है सर? नहीं मिथ भी है। अभी एक पेशेंट है जो आपके एमएलए भी थे, नाम नहीं लूँगा, उनको जॉ में पेन था, ही वेंट टू डेंटिस्ट ओके and someday he collapsed and found to be heart disease. ओके। So pain can occur, but pain is very peculiar. It occurs on activity. जैसे आप चले ऊपर सीढ़ी चढ़े, पेन होगा, आप 2 मिनट बैठ गए, पेन रिलीव हो जाए। बिल्कुल। सो दिस इज कॉल्ड एज एंजाइना। ये और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर रेस्ट पेन भी होने लगता है। अगर आप एक दो पर जब एंजाइना हो रहा है, अगर ट्रेडमिल करेंगे तो वो एबनॉर्मल आता है, और उसके बाद फिर हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं। ये मतलब इसमें आगे जाना चाहिए जो लोग इसको बिल्कुल। नॉर्मल ले लेते हैं। हाँ, जैसे रिस्क फैक्टर है। हाँ। अभी आप देख रहे हैं कई एथलीट दौड़ते दौड़ते गिर पड़े और खत्म हो गए। हाँ। तो अब मैं सबको कहता हूँ कि तेंदुलकर 35 साल में रिटायर हो गया, हाँ। और अपन 35 साल के बाद दौड़ना चालू करते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? सही है। एवरीबडी इज सेइंग कि मैं तो फिट हूँ, दौड़ रहा हूँ, ये अरे भाई, पर आपने डिसाइड कहाँ किया कि आपके हार्ट की कैपेसिटी क्या है, उस टाइम क्या हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए करने के पहले ट्रेडमिल और इकोकार्डियोग्राफी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सर अगर 35 की एज है, या कौन सी एज होती है जो आप बताएं? हाँ, 35 ऑनवर्ड। कौन से ऐसे टेस्ट है जो मैं चेक करा लूं लंग्स के लिए, कि ये कुछ टेस्ट अगर आप बता पाए कि आप कराना ही चाहिए साल में एक बार, कौन से? लंग के लिए एक तो लंग फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। और एक्सरे चेस्ट 2, प्लस ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी। ये ट्रेडमिल बहुत जरूरी साल में एक बार होना चाहिए। हेल्दी रहे या कुछ भी दिक्कत सब है। अब जैसे यूएस में मेरी ग्रैंड डॉटर का भी परसों हेल्थ चेकअप था, ईयरली करते हैं उन लोग। हाँ। अब वो 19 साल की है, पर वो चूंकि मेडिक्लेम में है तो इंश्योरेंस वाले हर साल बुला के सारे टेस्ट करते हैं उनके। तो अपने यहाँ क्या है कि जब तक सीरियस हाँ बम नहीं फूटे, अपन लोग बाद में इंक्वायरी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इस देश में, रादर देन उसको पहले से मैनेज। प्रिकॉशंस की जगह। हाँ, जैसे अभी वहाँ आग लग गई तो सब दूर बेसमेंट तोड़ना चालू कर दिया दिल्ली में। 1 साल बाद फिर लग जाएगा, वो वापस सब वैसी करने लगेंगे। सर पहले टीबी बड़ी कॉमन बीमारी थी, अभी क्या टीबी पे हमारे देश में कंट्रोल टीबी है तो सही काफी है, बट कंट्रोल है काफी? कंट्रोल तो नहीं है, अभी भी काफी केसेस हम देखते हैं। सर ये टीबी होता क्या है, कैसे? ये बैक्टीरिया से होता है। ओके, किस तरह के बैक्टीरिया? एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, और वो ट्रांसमिट होता है थ्रू कॉफ।
खांसने से ही आप ट्रांसमिट हो जाता है इधर से उधर। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको टीबी है उसको एटलीस्ट आइसोलेट करना चाहिए और 2 मंथ्स। 2 मंथ्स। या दूसरों को भी हो सकता है ये? हाँ डेफिनेटली, उससे घर फैमिली, तो ज़्यादातर हम देखते हैं फैमिली मेम्बर में टीबी होती है। दैट इज़ अवर, और स्पेशली जो मील एरिया में है, एक ही रूम में 4 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ क्रॉस इन्फेक्शन बहुत जरूरी है। तो इसके अलग से कोई सिम्टम्स होते हैं सर टीवी के? टीबी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम एक तो वीकनेस, वीकनेस आती है। हाँ, फिर देन वेट लॉस और कॉफ, Cough. फीवर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे आज की तारीख में HIV है तो टीबी के लिए देखना ही है आप, डायबिटीज़ है तो टीबी के लिए देखिए ही देखिए। सो एग्जामिनेशन ऑफ डायबिटीज़ इनकम्प्लीट अनटिल अनलेस यू डू एक्सरे। HIV टेस्ट के बाद पॉजिटिव है तो टीबी को देखना ही है आप। मतलब जिसको HIV है उसमें उसका टीबी की TB होगा। चांस बहुत 90%। कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है नहीं, सर? इम्यून सिस्टम, ओके, तो टीवी तो और ये इम्यून सब। सिस्टम जैसे कम हो रहा है आपका, हाँ। तो अल्कोहलिक्स में हो जाता है, HIV में होता है, डायबिटीज में होता है, और जो लो सोशियो इकोनॉमिक, उसे माल न्यूट्रिशन है। सो दीज आर फैक्टर्स विच लोअर्स द इम्यूनिटी एंड कॉजेज इन्फेक्शन। ओके, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है कि अगर इम्यून पावर कम हो रहा है। हाँ, तो वी शुड लुक फॉर इन्फेक्शन। आई विल नॉट से फॉर टीबी, इट मे बी टीबी आल्सो। क्योंकि टीबी का इंसिडेंस अपन देखें तो 0.4% है इस कंट्री में। पहले ज्यादा था सर? पहले भी 0.4 ही था, अभी 0.38 कुछ है समथिंग ये है। तो सर टीवी का कोई वैक्सीन है हमारे देश में? वैक्सीन तो BCG दिया जाता है, पर वो कोई इतना इफेक्टिव नहीं है। वो चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस को रोकता है, पर एडल्ट में तो अभी तक कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि ऑल ऑफ अस आर वैक्सीनेटेड इन दिस कंट्री। 100% वैक्सीनेशन है अगेंस्ट टीबी, पर पीपल आर गेटिंग ट्यूबरक्लोसिस। और दूसरा ये है कि ट्रांसमिट ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी फास्ट इन इंडिया। ऑल ऑफ अस आर इन्फेक्टेड बाय, एक सर्वे आया था 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड अप टू द एज ऑफ 40। इन्फेक्टेड? हाँ, but they will not develop disease. They will develop disease only when their immunity will go down. Means if they develop diabetes, if they take alcohol, if they develop HIV, if they are malnourished. तो अल्कोहलिक खाना ही नहीं खाता है, ना स्मोकर खाना खाता है, तो देयर इम्यून सिस्टम इज हुआ। मतलब जो अल्कोहल लेते हैं वो खाना तो खाते हैं, बट कुछ गलत खाते फास्ट फूड खाते हैं। वो काम का नहीं है ना भाई। मेन डाइट शुड बी न्यूट्रिशन में प्रोटीन होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, सीरियल्स होना चाहिए। तो अल्कोहलिक तो ये लेता ही नहीं है। तो सर टीवी का अगर टाइम पे इलाज नहीं हो तो इसके नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट फेलियर बहुत है इंडिया में, डेथ आज भी होती है टीबी से। और अगर टाइमली डायग्नोस हो तो 100% क्योर है। 100%? कितने महीने में पूरी तरह से टीबी ठीक होता है? वी ट्रीट 6 to 9 months। 6 to 9 मंथ। पहले 2 to 2.5 years ट्रीट करते थे, पर अब तो जो ड्रग अच्छे आ गए हैं पहले से बहुत अच्छा है। काफी अच्छा है। और सर टीवी और अस्थमा में क्या डिफरेंस है? अस्थमा इज एलर्जिक डिजीज। तो वो क्या कन्वर्ट होता है आगे टीवी में? नहीं, कुछ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं? कनेक्शन, हाँ, उसमें एक ही कनेक्शन है कि आप स्टेरॉइड्स बहुत देते हैं अस्थमा में। हाँ, और अगर उसको इन्फेक्शन हुआ है टीबी का तो चांस है, पर आई हार्डली फाइंड एनी पेशेंट ऑफ अस्थमा डेवलपिंग ट्यूबरक्लोसिस। तो अस्थमा में जो सर यूज करते हैं उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते थे? हाँ, कैसे यूज करना है? अस्थमा में देखिए, अस्थमा इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज। लोग बोलते हैं थेरेपी, और दूसरा बड़ा मिसकंसेप्ट है इंडिया में हर डिजीज के लिए कि साहब जड़ से निकाल दो। जड़ से बीमारी जाएगी जब आप जड़ से जाएंगे, मतलब जाएगी नहीं, मतलब कंट्रोल हो जाती है एंड यू कैन हैव नॉर्मल लाइफ। लाइक जैसे मैं सबको कहता हूँ, एलिजाबेथ टेलर हैज अ सीवियर अस्थमा, शी सर्वाइव्ड अप टू 88 years एंड शी वाज वर्किंग। सो जो डेफिनेशन आई है अभी डिजीज कंट्रोल की, जो मैं सब पेशेंट्स को समझाता हूँ कि आप उस डिजीज का ट्रीटमेंट अगर खरीद सकते हैं, आप काम कर सकते हैं और किसी दूसरे के इलाज में हेल्प कर सकते हैं, तो इसको क्योर माने। अपन का ज़्यादातर लोग क्या है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे क्यों हो गया? अरे भाई यार, इट इज़ गुड कि आपको अस्थमा है, कोई कैंसर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक बच्चा तो पैदा होने के पहले ही ख़त्म हो जाता है, और आज अपन अभी भी जिंदा हैं, काम कर रहे हैं।
तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए डिजीज होने के साथ. यू शुड नो हाउ टू लिव विद द डिजीज. सोशल मीडिया में लोग तरह तरह के दावे करते हैं, अलग अलग लोग हैं कि वो ये करोगे तो अस्थमा ठीक हो जाएगा, ये करोगे तो ये नहीं होगा, मतलब वो परमानेंट बोल रहे डायबिटीज खत्म हो जाएगा, अस्थमा खत्म कर देंगे. तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? लोग कंफ्यूज भी कर देते हैं काफी. कंफ्यूज करते हैं, पर समझदार आदमी कंफ्यूज नहीं होता है. जो आदमी वही जो जिसको डिप्रेशन है वो सोचता है मेरे को तो हटाना ही है बीमारी, मेरे पड़ोसी को नहीं है, वो देखो घूम रहा है, वो कार में घूम रहा है, मैं स्कूटर पे घूम रहा हूँ. तो एक जो फीलिंग रहती है कि वाह इट हैज हैपन टू मी. तो इसमें ये हो रहा है कि इस कोई आप सपोज कोई ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं तो उसमें देखें कि रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. प्लस मैं सबको ये एडवाइस देता हूँ कोई भी ट्रीटमेंट लें, यू सी कि उस ट्रीटमेंट से साइड इफेक्ट्स क्या है. अगर बहुत अच्छा भी है पर साइड इफेक्ट्स है तो नहीं लेना चाहिए. तो सर हमको कैसे पता चलेगा? नहीं, ये तो ये तो डॉक्टर लिखते हैं और हम दवा लेते हैं. प्रॉपर आदमी के पास जाइए. मतलब सही डॉक्टर क्या जाना You चाहते have to select good people and stick to him. I remember मेरे पास कुछ पेशेंट हैं 40-50 साल से आ रहे हैं. And मैं मना भी करता हूँ क्यों आते हो, वहीं गांव में ट्रीट करा लो, पर दे आर कमिंग हियर. और उनको मैं कहता हूँ जब रोटी खाना बंद होगा इलाज बंद हो जाएगा. पर आप रोटी भी अच्छे से खा रहे हैं तो दवाई भी अच्छे से खा लीजिए. 2 गोली खाना है, एक गुलाब जामुन तो रोज खा लेते हैं, उन्हें गोली खाने में क्या तकलीफ. तो सर अगर कोई बीमारी हो गई तो भी मान ले कि जिंदगी भर दवाई खाना है? नहीं, हर इन्फेक्शंस में नहीं रहेगा, सर्जिकल बीमारी में नहीं हुआ, बट लाइक ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इन बीमारियों में इलाज हमेशा चलता है और प्रिवेंशन भी साथ में लेना चाहिए. जैसे हाइपरटेंशन है तो वेट घटाइए, सॉल्ट कम लीजिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह मत लीजिए, स्मोकिंग मत लीजिए, अल्कोहल मत लीजिए. ये फैक्टर आर मोर इम्पॉर्टेंट. ये 4-5 चीजें मेन. हाँ, ब्लड प्रेशर के लिए. और आपका फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए. अभी काफ़ी कंसेप्ट आ रहा है कि बादाम है, अखरोट है, दे आर वेरी यूजफुल फॉर कोलेस्ट्रॉल, सो दे प्रोलॉन्ग द लाइफ. अब जैसे अपने देश में काजू खाने का बहुत शौक है लोग. अब काजू में कैलोरी बहुत ज़्यादा है, 450 कैलोरी है, और दैट इज अफेक्टिंग कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है. तो ये चीज़ें लोगों को समझना पड़ेगा. काजू अवॉइड करना चाहिए. अवॉइड करना है. बादाम खाइए, अखरोट खाइए, फ्रूट्स खाइए ऐसी. और रफेज डाइट ज़्यादा खाना चाहिए. फास्ट फूड किल्स फास्ट, एक बेसिक कंसेप्ट है. सर बच्चों पे भी बहुत कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे खाते रहते हैं. नहीं, करना पड़ेगा. तो बच्चों को आप कैसे देखते हैं सर? इसके रिजल्ट देखिए अमेरिका और यूरोप में आने लगे हैं. क्या है सर? ब्रिटेन में उन लोगों ने सारे ये जो पिज़्ज़ा वीज़ा सेंटर है स्कूल से दूर कर दिए हैं. अच्छा, वहाँ कैसा कल्चर है सर? क्या किया है? नहीं, वहाँ ओबेसिटी वाज मेन प्रॉब्लम. ओके. तो उनने ये सारे जो पिज़्ज़ा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इनको दूर किया है. पर एवरीबडी सेज कि इसमें शुगर ज़्यादा है. भले ही आपको वो मौसमी का रस बता रहा है पर मौसमी कम है उसमें, क्योंकि मौसमी आती है 50 रुपए किलो, तो 4 मौसमी 10 रुपए में कैसे देगा. तो ये वी हैव टू समझना पड़ेगा पब्लिक को, स्पेशली पेरेंट्स को समझना पड़ेगा. वो तो जिद करके जब बच्चे कुछ मंगाते हैं घर पे, ऑर्डर करते हैं, आजकल तो स्विगी जोमेटो है तो आ जाते, तो बच्चों में भी इसका असर बाद में दिखेगा. अभी नहीं दिखेगा, 15 साल बाद लगेगा डेफिनेटली. अच्छा, अगर अपन नहीं खाएंगे तो बच्चे भी नहीं खाएंगे. तो पेरेंट्स भी पिज़्ज़ा खा रहे हैं आजकल. आप चले जाइए सब रेस्टोरेंट में. सर आपके यहाँ जो लोग आते हैं, इतने 40-42 साल से लोग आ रहे हैं आपके पास, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, आपके पास ऐसा कोई केस रहा है जहाँ आपने देखा हो कि बहुत ही क्रिटिकल है बट वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, चाहे लंग्स से या टीबी या? काफ़ी पेशेंट्स हैं, इन नंबर पेशेंट्स. तो उनमें आई ऑलवेज गेट बैड केसेस. कोई रूटीन केस मेरे यहाँ कभी नहीं आता. बिगड़े हुए केस आते हैं. अभी एक पेशेंट है जिसको सबने कहा था ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और अभी वो आराम से स्कूटर चला रहा है. अच्छा, प्रॉपर ट्रीटमेंट. हाँ, कंप्लायंस ऑफ ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं सबको कहता हूँ कि जिस दिन रोटी बंद हो गई इलाज बंद हो जाएगा. इफ़ यू टेक, और 2 पिल खाने में क्या दिक्कत है, एक इनहेलर लेने में क्या दिक्कत है, आई डोंट नो. यू हैव टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, यू हैव टू कंट्रोल योर डायबिटीज, यू हैव टू कंट्रोल योर अस्थमा एंड वर्क. आई एम वर्किंग. अभी भी मैं आराम से 5-6 घंटे काम करता हूँ. फ़ोन पे भी इन लोगों को सबको राय देता रहता हूँ.
तो सर बहुत सारे लोग हैं ये बोलते हैं कि यार एक बार एलोपैथिक चालू कर लिया, वो इसलिए भी नहीं करना चाहते या बीच में बंद कर देते कि फिर ये पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी। इसका बड़ा सिंपल आंसर है कि जैसे आज गाड़ी आप चलाते हैं उसमें पेट्रोल तो डेली डालना पड़ता है, ऐसे ही बॉडी में जो चीज़ों की कमी है उनको रिप्लेस तो करना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सपोज इफ देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ किसी पेशेंट का इंसुलिन कम है तो उसको इंसुलिन रोज लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना उसकी गाड़ी नहीं चल सकती है। जैसे ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ रहा है तो उसको कम कर, एक सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है बॉडी में जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, तो उसको करने के लिए हाँ अदर मेजर्स आर देयर, प्रिवेंटिव मेजर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनिशियल पार्ट में अगर लोग करें तो शायद ये दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे ब्लड प्रेशर हुआ है तो आपको वेट घटाना है, एक सॉल्ट कम करना है, फ्रूट्स लेना है और ड्राई फ्रूट्स लेना है। अब मेन इशू जा रहा है कि फाइबर डाइट जितना लेंगे उतना फ़ायदा होगा। जैसे अभी सारी रिसर्च आ रही है कि फास्ट फूड से बीमारियां बढ़ती हैं और इट सम पीपल से इट किल्स फास्ट, सो ये इट इज़ लाइक दैट, उससे आपको बड़ा केयरफुल रहना है। अब जैसे अस्थमा ही है, इसमें प्रिवेंशन पार्ट देखना है, तो ऑक्यूपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई मिल वर्कर है उसको अस्थमा होता है, अब जब तक वहाँ फाइबर्स हैं, थ्रेड्स हैं, उससे नहीं हटाएंगे तो उसको रिस्पॉन्स टू थेरेपी पुअर है। मेरे कई पेशेंट हैं जो मिल में काम करते थे, उनको मैंने हटा के फिर ऑटो रिक्शा चलाना करवाया चालू, ये किया कुछ करने। या एक आदमी कुक है, रोज वो भट्टी में काम कर रहा है, जैसे आपके ऊपर एक रेस्टोरेंट होगा तो उसमें काम कर रहा है, अब वो एक्सपोजर हो रहा है तो 10 साल में उसको अस्थमा या COPD होना ही है। तो ये एक इशू, तो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन एंड देन डू प्रिवेंटिव मेजर, दैट इज। एंड देन एलर्जन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि एक फार्मर है, अभी फार्मर में आजकल कई फसलें आने लगी हैं, जैसे मंसूर का एग्जांपल, वहाँ लहसुन बहुत होता है तो उसका जो झिल्ली निकलती है उससे वहाँ अस्थमा बहुत हो रहा है। अच्छा। हाँ, और फिर इधर आप देखिए जैसे ही फसल कटती है और आजकल कई फसलें आने लगी हैं, तो जब फसल कट के जो उड़ता है वो भूसा, उससे एलर्जी होती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, और ये अगर अवॉइड करेंगे तो हमेशा में फार्मर्स जब इंसेक्टिसाइड करते हैं, दवाइयाँ छींटते हैं खेत में, उससे उनको अस्थमा होता है। तो मैं सारे फार्मर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग कि भाई मुंह पे कपड़ा बांधें, रोज रात को जाके कपड़े बदलें और नहाएं, तो कम से कम स्किन से एलर्जन तो आपके अंदर नहीं जाएगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अपन लोग ब्लैंकेट सब लोग यूज़ करते हैं, अब उसमें डस्ट जमती है, रात भर अपने लंग में जाती है, तो व्हेनेवर देयर इज अस्थमा उसमें कोई भी पोलन जमा है वो अंदर जाएगा। आप कूलर यूज़ कर रहे हैं, कूलर बड़ी ऐसी चीज़ है कि बाहर की धूल अंदर फेंकती है, और 90% देश में पानी की कमी होती जा रही है, तो वो सूखा चलता है, सारे फाइबर्स उड़ते हैं, लंग में जाते हैं। सो ये चीज़ें हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं। AC में सोने में कोई दिक्कत नहीं? AC में नहीं, पर AC का भी टेम्परेचर 24-25 के नीचे नहीं ले जाना चाहिए, बिकॉज यूरोप में एक रिसर्च होने लगी और आता है कि आइस स्केटिंग जो करते थे उनमें अस्थमा होता था। अच्छा, ये भी एक रीजन, क्योंकि कोल्ड एयर अंदर जाती थी। तो टेम्परेचर भी ज़्यादा 24-25 के नीचे नहीं ले जाए, AC इज़ बेस्ट। बट सर ऐसे भी प्रोफाइल है जो इन सब चीज़ों से दूर है, जो ना खेत में गए ना मजदूरी, बट उनको अस्थमा है। हाँ है, तो ऐसा क्यों है? पर उनको इतना सीवियर अस्थमा नहीं होगा। अच्छा, उनको भी अस्थमा क्यों हो रहा है? कि स्कूटर चला रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। भैया आज से 50 साल पहले RTO इसमें आए पेशेंट, ये अस्थमेटिक, तो मैंने उनसे पूछा तो बोले डॉक्टर साहब पहले साल भर में 60 गाड़ियाँ नहीं आती, तब दिन भर में 100 कारें निकल रही। तो इट इज़ एग्जॉस्ट जो है उससे पोल्यूशन हो रहा है। तो पोल्यूशन भी एक बहुत बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट वजह है। और पोल्यूशन अस्थमा रिस्पॉन्स नहीं करता है, एलर्जिक अस्थमा रिस्पॉन्ड करता है। ओके। लाइक जैसे नागदा में फैक्ट्री है, वहाँ पे बहुत लोगों को अस्थमा है, क्लोरीन वगैरह वहाँ बनता है, कई पेशेंट ने वहाँ से जगह छोड़ी, दे आर डूइंग बेटर। सो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन इज नंबर 1 इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। जैसे आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, परफ्यूम्स मत लगाइए, हेयर डाई मत करिए, और घर में सफाई रखिए,
घर में ज़्यादातर घरों में लॉफ्ट रहती है। महिलाओं में अस्थमा के लिए सबसे जरूरी किचन में चिमनी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी वगैरह लगाती हैं फ्यूम्स अंदर जाती है। सो इट बिकमिंग मोर अस्थमा एंड COPD बहुत उनको होने लगा है, ज़्यादातर महिलाओं को मैं देख रहा हूँ। फिर गांव में घर में गाय भैंस सब है तो उसको भूसा डालते हैं ये, तो इन चीज़ों में अगर नाक पे कपड़ा बांध के करेंगे और उस कपड़े को रोज़ बदलना है वो भी और रोज़ रात को नहाना है वैसे, क्योंकि अभी इससे काफ़ी लोगों में फ़ायदा हुआ है, क्योंकि विलेजेस में पानी बहुत मिलने लगा है, बोरिंग ये वो, तो डेली दे चेंज देयर क्लोथ्स और दे आर डूइंग गुड। सर योग करने से भी हमारे लंग्स अच्छे रहते हैं, फायदा मिलता है? या योग से आपको तो, पर डिजीज नहीं जाएगी, ये आई टेल यू, ये लोगों को जो लोग क्लेम करते चली जाएगी वो गलत है। तो आपका लंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी, योर ब्रीदिंग विल इंप्रूव, बिकॉज अस्थमा इज अ डिजीज जिसमें सांस रुकती है। अगर योग में आप सांस धीरे धीरे छोड़ते हैं तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होगी। मोर यू ब्रीथ फास्ट मोर देयर विल बी प्रॉब्लम। जैसे आपके नली अपना एक्सपिरेशन टाइम 3 सेकंड्स है, पर अगर नली सुखी हुई है तो पूरी एयर निकलती नहीं है 3 से, देन नेक्स्ट ब्रीदिंग चालू हो जाता है और आपको जोर लगाना पड़ता है। इसी को बोलते हैं कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, चेस्ट टाइट हो रहा है। तो इवन इफ अस्थमेटिक बाय योगा स्टार्ट्स एक्सपायरिंग, गिविंग मोर टाइम फॉर एक्सपिरेशन, जैसे ये खत्म हो गया, बट इफ ही डज लाइक दिस ही विल एम्प्टी द लंग सो ही कैन ब्रीथ नेक्स्ट। ये COPD में काफी कामगार आता है। मतलब फायदा होता है कुछ योग करने से। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल हेल्प यू, बट इट विल नॉट हेल्प द डिजीज, इट विल हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज। अब सर इस पे आते हैं कि कुछ ऐसी खास प्रिवेंशन हो सकते हैं कि ये 2-4 चीजें हम यदि कर ले तो अस्थमा, TB या चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। बच तो नहीं सकते हैं, बट ये है कि जैसे इन्फेक्शन के लिए इम्यून सिस्टम अच्छा हो, और फॉर अस्थमा अगर आपके फैमिली में है तो ऐसे ऑक्यूपेशन में जाएं जहां आपको टूर नहीं करना पड़ता हो, या ऐसे ऑक्यूपेशन में जाएं जहां केमिकल फैक्ट्री में नहीं जाना है, प्लस आपको कॉटन इंडस्ट्री में नहीं जाना है, किसानों को फार्मिंग नहीं करना है। सो दिट इज इम्पॉर्टेंट, इफ दे अवॉइड दिस दैट सिम्टम विल बी लेस एंड रिस्पॉन्स टू थेरेपी विल बी बेटर। बट सर ये पॉसिबल ही नहीं है अगर वो नहीं है, बट जो जिस फील्ड का है उसको कई बार, बिकॉज सबके पास ये चॉइस नहीं आज है। मैं सपोज एक अस्थमा है एक लेडी को, आई टेल कि उसके बच्चे को ऐसे ऑक्यूपेशन में डालो जिसमें टूर नहीं करे, क्योंकि उसको अस्थमा होने के चांस ज़्यादा है। दैट चाइल्ड कैन डेवलप, सो ही शुड नॉट स्मोक, ही शुड नॉट ज्वाइन ए प्रोफेशन, केमिकल इंजीनियरिंग में जाए, देन आपका प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाए, ही कैन बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब आपको टूर करना है, ट्रेन में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, होटल में सो रहे हैं, ब्लैंकेट कैसा है क्या है, हर होटल में कारपेट है, तो उसमें कारपेट से भी दिक्कत है। कारपेट में सब में डस्ट होता है और फिर पंखा चलता है, सो कारपेट हटाना मस्ट है अस्थमा में। बट बहुत सारे लोगों को सर चूज नहीं कर सकते, वो उनको काम करना ही पड़ेगा, उनके पास चॉइस तो नहीं मास्क यूज करें बस, दैट्स ऑल। ये कर सकते हैं। अब अस्थमा में सर एक और चीज़ आती है कि क्या जेनेटिक है, और अगर जेनेटिक है मतलब अगर मेरे पेरेंट्स में किसी को है तो मुझे ये सोच के चलना चाहिए कि आगे हो सकता है और उस तरह से ऑक्यूपेशन या बिजनेस चूज करना चाहिए सर? ये बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कई बच्चे फैमिली मेम्बर जिसमें अस्थमा रहता है उनके बच्चों को भी खांसी चलती रहती है। ज़्यादातर मैंने देखा है इन बच्चों को TB या इसका इलाज निमोनिया का चलता रहता है, पर बेसिकली वो चाइल्डहुड अस्थमा रहता है। अच्छा। तो उस बच्चे को उसी टाइम से पिक करना चाहिए और उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स से स्टार्ट करना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे ज़रूरी है कि ऑक्यूपेशन, ही शुड नॉट गो फॉर ए ऑक्यूपेशन जहाँ पे प्रोडक्शन लाइन में नहीं है। बच्चा है उसको उसी टाइम ट्रेन कर सकते हैं आप, आइदर ही कैन बिकम ए डॉक्टर और ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब जैसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, अभी इतने पेशेंट आ रहे हैं जो स्कूल टीचर हैं जो चौक से पढ़ाते हैं। स्कूल टीचर को भी अस्थमा होता है? हाँ, तो चौक से क्या होता है कि जब आप बोर्ड पे लिखते हैं और जब मिटाते हैं तो वो डस्ट उड़ती है और ऊपर से पंखा चलता रहता है तो वो लंग में जाती है। तो उन लोगों को हम समझाते हैं कि भाई जब लिखने के बाद आधे बोर्ड पे लिखिए, फिर डस्टर से साफ करिए, गीले डस्टर से, और जब तक दूसरे तरफ लिखें फिर इधर आए। इससे काफ़ी पेशेंट में रिस्पॉन्स टू थेरेपी
अच्छा रहा। तो इसीलिए फैमिली हिस्ट्री अस्थमा की है तो बच्चों में ये इस टाइप के ऑक्यूपेशन में नहीं भेजना चाहिए। एक टूरिंग जॉब नहीं हो, प्रोडक्शन लाइन नहीं हो, केमिकल इंडस्ट्री में नहीं जाए। देन प्लाईवुड की इंडस्ट्री है जिसमें डस्ट है, सीमेंट इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है। यू गेट लॉट ऑफ पीपल इवन हु हैज नो अस्थमा डेवलप लंग डिजीज एट द एज ऑफ 60s। दैट इज इम्पोर्टेंट। और चाइल्डहुड में यदि हो गया है लंग्स प्रॉब्लम तो ठीक हो सकता है? उसको चाइल्डहुड अस्थमा यूजुअली डिसअपियर बाय द एज ऑफ 10, दैट आई हैव सीन। पर उसके बाद अगर आप केयरफुल नहीं है तो फिर से 18-19 ईयर्स में चालू हो जाता है। और सर अगर किसी को अस्थमा हो गया है, यस, पता चल गया है, तो क्या उसको हमेशा इनहेलर अपने पास रखना है? हाँ लेना चाहिए। पास क्यों रखे, घर से ही लेके चले जाइए, और अपने साथ भी बैग में रखना है? जरूरत नहीं कहीं है। जा रहे हैं? इमरजेंसी में ऐसे इतना लगता नहीं है अगर रेगुलर ड्रग्स रहें, बिकॉज अब जो थेरेपी आई है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं, वो 12 से 16 घंटे काम करते हैं। अच्छा। और आप ड्रग्स रेगुलर लेते हैं तो रिक्वायरमेंट कम होती जाती है और नॉर्मल काम कर लेते हैं। तो जिस तरह से आपने बताया बाकी डायबिटीज और बीपी की दवाइयाँ या हमेशा चलती लेनी, तो अस्थमा भी लाइफ टाइम के लिए होता है? मेरे ख्याल से कंट्रोल हो जाता है 10% पे, हम्म। पर उसके बाद आदमी प्रिवेंशन छोड़ देता है। अच्छा, बिल्कुल, ये आपने देखा प्रिवेंशन तो होगा। मस्ट है, आई टेल यू। और जब पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज आप घर से ही निकलते हैं, दिल्ली में अस्थमा बहुत है। बहुत है। जैसे मेरे पेशेंट वहाँ से यहाँ जो शिफ्ट हुए हैं, दे आर डूइंग गुड। वहाँ पर उनको पोल्यूशन बहुत है। नहीं 2-2 घंटे कार की लाइन है, ये है। अपने अभी वो होने वाला है कुछ समय पर। अभी बड़े बड़े शहरों में तो ये प्रॉब्लम होने लगा। प्लस पोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बेंगलोर में अस्थमा बहुत है, वहाँ पे झाड़ बहुत है, पोलन बहुत हो रहा है, तो वो होता है। अमेरिका में पोल्यूशन नहीं है पर पोलन के कारण अस्थमा होने लगा है। सिंगापुर में ट्रीज बहुत है, वहाँ पोलन से अस्थमा होता है। अच्छा, उससे भी अस्थमा होता है? वो मेन इम्पोर्टेंट रीजन था पास्ट में। ये पोल्यूशन तो अब आया है, पहले तो बैलगाड़ी थी, घोड़ा था। आज से 50 साल पहले कहाँ व्हीकल थे। सर ये पॉडकास्ट बहुत सारे स्टूडेंट भी देखने वाले हैं जो मेडिकल स्टूडेंट, और आपने तो इतना पढ़ाया भी है, टीचर भी रहे, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आप? स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है कि व्हेन यू सी अ चेस्ट पेशेंट, चेस्ट पे मत देखिए, उसकी पूरी बॉडी को देखिए कि कहाँ से चेस्ट में तकलीफ हो रही है। जैसे पहले भी मैंने बताया आपको कि पैरों में तकलीफ, तो हर अभी क्या हो रहा है कि सारा प्रोफेशन अर्जुन के माफिक हो गया है। अच्छा। कोई आदमी जो है एक चीज़ है उसको ही करे जा रहा है। तो वी शुड एग्जाम, जैसे अस्थमा है तो किडनी डिजीज से हो सकता है, लीवर से हो सकता है, खून की कमी से हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से हो सकता है, और हार्ट डिजीज हो विच कैन प्रेजेंट एज अस्थमा। सो वन हैज टू बी वेरी, सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जो अब ट्रेंड आ रहा है कि सब कंप्यूटर और इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक दे शुड गो टू पेशेंट, एग्जामिन हिम फ्रॉम हेयर टू नेल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग टाइम अगर नाखून नहीं देखे तो बड़ा प्रोफेसर नाराज होते थे, पर अब तो क्लास में बच्चे आते ही नहीं है। चलिए, ये बदलाव है सर, जी, जब आपने पढ़ाई की थी और अब में। बट ये सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, करना देखना ही पड़ेगा। अभी आज एक पेशेंट है जो अस्थमा का एडमिट किया, उसको HIV निकला, 9 महीने से घूम रहा था वो। आप लेकिन सारी रिपोर्ट निकलवाते हैं सर, सब करवाते मैं तो टोटल देखता हूँ सर, मेरी आदत है। गलती मैं भी करता हूँ, आई डोंट नो, पर वी ट्राई टू फाइंड आउट द, क्योंकि अदर कॉजेज ऑफ अस्थमा आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सर अगर HIV हो भी गया है या कोई दूसरी डिसीज की वजह से अस्थमा है तो भी कंट्रोल हो जाएगा? अब HIV को पहले ट्रीट करना पड़ेगा, उसके CD4 काउंट और ये, और उसमें ये देखना पड़ेगा साथ में ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में बेसिक टीचिंग थी हम लोगों के कि अगर TB है तो एक्सरे चेस्ट करिए, अगर एक्सरे चेस्ट में खराबी है तो शुगर करिए, अगर शुगर है तो एक्सरे करिए, HIV करिए। सो वी हैव टू, वही आई टोल्ड यू, जस्ट लाइक आइसक्रीम कोन के माफिक, यू शुड वर्क, then you will commit less mistakes. This profession is very difficult. कई टाइप के केसेस आते हैं। सर आपने समय निकाला, आज बहुत सारी चीजें आपने बताई। I really enjoyed बहुत बहुत talking, धन्यवाद आप सर। लोग के साथ बड़ा अच्छा लगा मेरे को भी।
तो दोस्तों देखा आपने, सर ने बहुत ही डिटेल में बताया है कैसे अपने लंग्स को हेल्दी रखें। इन बातों को फॉलो कीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।